हमारा जो आज का टॉपिक है अब इसमें ड्रग डिज़ाइन डेवलपमेंट में तो वो है बेसिक रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच। इसमें कुछ एब्रीवेशंस हम लोग यूज़ करेंगे या फिर सिंबल्स यूज़ करेंगे, तो वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। वो सिंबल्स हैं जैसे TM स्टैंड्स फॉर टारगेट मॉलिक्यूल। टारगेट मॉलिक्यूल क्या है ये भी मैं बताऊंगी अभी आपको। जो ड्रग हमने बना दी, जो काम करेगी, जिसका पता चल गया कि FDA का अप्रूवल मिल गया कि ये ड्रग चाहिए, तो उसको सिंथेसाइज करने के डिफरेंट वेज हो सकते हैं। तो वो रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच से हम लोग पता करते हैं कि कौन सा रूट फॉलो होगा उसको सिंथेसाइज करने के लिए। तो टारगेट मॉलिक्यूल एक तरह से वो ड्रग है, ठीक है, जिसको हमने सिंथेसाइज करना है, ठीक है। देन RA अगर यूज़ हो रहा है सिंबल, तो दैट इज़ रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। S मीन्स सिंथॉन्स, ये भी हम आगे बताऊंगी मैं व्हाट आर सिंथॉन। देन SE मतलब सिंथेटिक या सिंथॉन इक्विवेलेंट, ठीक है। देन FGI फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्शन। FGI स्टैंड्स फॉर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्शन। और अगर इस तरह से दो लाइन के साथ एरो है तो इसका मतलब होता है ट्रांसफॉर्म, मीन्स ट्रांसफॉर्म या डिसकनेक्शन के लिए ये वाला एरो यूज़ होता है, ठीक है, डिसकनेक्शन के लिए। और नेक्स्ट अगर सिंपल एरो है तो वो सिंथेसिस प्रोसेसेस के लिए यूज़ होता है, सिंपल केमिकल रिएक्शन के लिए। और अगर वेवी लाइन है तो इसका मतलब है कि वहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड क्लीवेज के लिए वेवी लाइन यूज़ होती है, ठीक है। ये सिंबल्स आपने ध्यान में रखने हैं, सारे सिंबल्स और जो एब्रीवेशंस हैं। देन कुछ डेफिनेशंस जो हैं वो इस टॉपिक में हम लोगों को आनी चाहिए। फर्स्ट इज़ डिसकनेक्शन। डिसकनेक्शन क्या है, तो मैंने अभी बताया ना कि डिसकनेक्शन में मतलब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हम वेवी लाइन से उसको डिसकनेक्शन को शो करते हैं। तो डिसकनेक्शन क्या होता है, इट इज़ एन ऑपरेशन, यानी कि एक काम है विच ब्रेक अ बॉन्ड and convert the target molecule into possible starting material, ठीक है। तो डिसकनेक्शन में अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होंगी ये चीज़ें कि डिसकनेक्शन में हम लोग जो टारगेट मॉलिक्यूल है, सपोज़ कोई आपकी ड्रग है, ठीक है, उस ड्रग में बहुत सारे जो हैं बॉन्ड हैं लगे हुए इस तरह से। तो डिसकनेक्शन क्या है, ये एक ऑपरेशन है जिसमें कि बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं, तो उससे जो है टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो किस में, स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे सपोज टारगेट मॉलिक्यूल दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक ये और एक ये पार्ट। तो जहाँ पे अगर डिसकनेक्शन हो जाएगी मान लो यहाँ से, तो दो चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, एक ये पार्ट आ जाएगा, एक ये पार्ट आ जाएगा। तो ये और ये पार्ट क्या होंगे, फिर स्टार्टिंग मटेरियल्स होंगे। क्लियर हुआ ये। जैसे सपोज कोई भी चीज़ है वो आपकी ऐसे करके बनी हुई है ना, ये है आपका ड्रग का स्ट्रक्चर। तो अब डिसकनेक्शन क्या करेगा कि वो जो है बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और एक पार्ट आपका ये बन जाएगा, दूसरा पार्ट ये बन जाएगा, ठीक है। तो बाद में हम क्या करेंगे, ये आपके स्टार्टिंग मटेरियल हो जाएंगे कि इन दोनों को प्लस करेंगे और आपकी ड्रग जो है वो बन जाएगी, ठीक है। मतलब ये एक तरह से बैकवर्ड रिएक्शन है डिसकनेक्शन जो है। देन टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, इज़ द कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और कंपाउंड विच वी विश टू प्रिपेयर और सिंथेसाइज। टारगेट मॉलिक्यूल कौन है,
कौन होगा? जिसको हम बनाना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, हम उसको बना सकते हैं। केमिस्ट्री वालों को पता होना चाहिए ना कि कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, कोई कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल है तो वो उसके लिए आपका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट टर्म इज सिंथॉन्स। तो ये क्या होते हैं? सिंथॉन्स आर द आइडियलाइज्ड फ्रैगमेंट्स, यूजुअली कैटायंस और एनायंस होते हैं ये, रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्कनेक्शन, ठीक है। मान लो ये है आपका आर और आर के बीच में बॉन्ड, ठीक है, और डिस्कनेक्शन हो गया यहाँ से, तो आपके पास क्या बन जाएगा? फ्री रेडिकल भी बन सकते हैं, पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन भी बन सकते हैं, आर पॉजिटिव एंड आर नेगेटिव। तो ये जो कैटायंस और एनायंस बने, ये जो फ्रैगमेंट्स आए आफ्टर डिस्कनेक्शन, ये जो कि कैटायन या एनायंस होंगे, इनको बोलते हैं सिंथॉन्स। क्या बोलते हैं? सिंथॉन्स। कैटायन और एनायन ना बोल के इनको रेट्रो सिंथेटिक अप्रोच में हम सिंथॉन्स बोल देते हैं। देन नेक्स्ट टर्म जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे सिंथॉन इक्विवेलेंट या सिंथेटिक इक्विवेलेंट, SE। तो SE क्या होता है? ये अब जो सिंथॉन होते हैं वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले तो अनस्टेबल हुए, तो उनके इक्विवेलेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के इक्विवेलेंट जो केमिकल कंपाउंड अगर हम बना दें, जिनमें कि वही फंक्शनल ग्रुप हों जो सिंथॉन में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट या सिंथॉन इक्विवेलेंट्स। जैसे मान लो आपके पास आर पॉजिटिव सिंथॉन बना, तो आर पॉजिटिव के इक्विवेलेंट का साइन क्या होता है? 3 लाइन्स होती हैं इक्विवेलेंट में। तो आर पॉजिटिव के इक्विवेलेंट हमारा, आर पॉजिटिव तो आप स्टार्टिंग मटेरियल नहीं ना यूज़ कर सकते, आप कैटायन तो यूज़ नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई कंपाउंड लेना पड़ेगा। कैटायन तो अनस्टेबल होता है, तो उसके इक्विवेलेंट क्या हो सकता है कि इसके साथ Cl लग जाए, तो आप एल्काइल क्लोराइड आप स्टार्टिंग मटेरियल ले लेते हैं फिर, ठीक है। तो ये हुए सिंथॉन इक्विवेलेंट। तो ये रियल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं दैट कैरीज आउट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द सिंथॉन। तो सिंथॉन का तो टोटल पार्ट इसमें होगा ही होगा, सिंथॉन का पूरा पार्ट होना चाहिए, और साथ में कोई ऐसी चीज़ लग जाएगी ताकि ये एक रियल केमिकल कंपाउंड बन जाए, ठीक है। दिस इज़ स्टेबल फॉर्म ऑफ सिंथॉन। अब नेचुरली आर पॉजिटिव तो अनस्टेबल है, लेकिन इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है जिसको कि RCl बोला, ये क्या होगा? दिस इज़ स्टेबल, ठीक है। और इसको आप रिएजेंट भी बोलते हैं, जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट आते हैं ना, इनको रिएजेंट भी बोलते हैं। देन आ जाता है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्शन, FGI। तो ये क्या होता है? अब यहाँ से पता चल रहा है कि फंक्शनल ग्रुप में ही उसको ही कन्वर्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्शन इज द ऑपरेशन ऑफ राइटिंग वन फंक्शनल ग्रुप फॉर अनदर, ठीक है। सपोज आपके पास फंक्शनल ग्रुप क्या है? NH2 है, NH2 वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो आप क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्शन करेंगे, तो इसको भी आप डबल लाइन से शो करते हैं, डबल लाइन और एरो से, और उसके नीचे FGI लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना किसी चीज़ को। तो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? सपोज यहाँ पे आपने नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, NH2 ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस क्या हुई? फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्शन हुई। तो इट इज़ द ऑपरेशन ऑफ राइटिंग वन फंक्शनल ग्रुप फॉर अनदर सो दैट डिसकनेक्शन बिकम पॉसिबल। ताकि कई बार ऐसा होगा ना कि इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा, लेकिन इस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो डिसकनेक्शन जो है वो इजी हो जाती है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्शन से। क्लियर हुआ? देन ये डेफिनेशंस आपने कर लेनी है, ये डेफिनेशंस बुक में नहीं दी हुई हैं, ये आपने यहीं से ही इनको
लिख लेना है अपने नोट्स में। देन नेक्स्ट ये स्लाइड है, अब ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेगी चीज़ों को। जैसे ये एक टारगेट मॉलिक्यूल है TM, ये पूरा, जिसमें कि R1 ग्रुप लगा हुआ है और R2 ग्रुप लगा हुआ है और CH2 के बीच में बॉन्ड है। अब ये जो टारगेट मॉलिक्यूल है, ये इसमें आपके अगर 2 पाथ हो सकते हैं इसको डिस्कनेक्शन के। ये वाला सिंबल किसको शो करता है? डिस्कनेक्शन को, ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि चीज़, ठीक है। और ये चीज़ ये क्या है? ये वाला वेवी लाइन के बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है। तो जब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो क्या होगा? 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक कि पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आए और नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर आए, जैसा यहाँ हुआ है पाथ 1 में। पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन के ऊपर जो R1 के साथ लगा हुआ है और नेगेटिव चार्ज उस कार्बन के ऊपर जो R2 के साथ लगा हुआ है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि पॉजिटिव चार्ज आपका R2 वाले के पास आ जाए और नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका R1 वाले के पास आ जाए। दोनों चीज़ें हो सकती हैं ना। तो ये कौन डिसाइड करता है कि नेगेटिव कहाँ जाएगा और पॉजिटिव कहाँ जाएगा? ये डिपेंड करता है कि आपका फंक्शनल ग्रुप कौन से लगे हुए हैं। मीन्स अगर R2 के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, ठीक है, तो नेचुरली नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर आएगा। तो आपका पाथ जो है वो फर्स्ट पाथ फॉलो होगा। और अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव R1 के साथ लगा हुआ है, मान लो R1 के साथ O लगा हुआ है, कहीं पे भी O लगा हुआ है R1 के साथ, ठीक है, तो इस केस में क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ की तरफ को ये वाले इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे। तो अब नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा तो पाथ 2 फॉलो होगा। क्लियर हो रही है चीज़ें? मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देखा जाएगा या उस बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाएगी कि वो किस तरफ को डिस्प्लेस होगा। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस तरफ को वो बॉन्ड उस तरफ को इलेक्ट्रॉन जो है डिस्प्लेस होंगे और नेगेटिव चार्ज अकॉर्डिंगली आएगा। देन तो ये क्या हुए? ये था टारगेट मॉलिक्यूल ना, दिस वन इज़ टारगेट मॉलिक्यूल। और ये क्या बने? सिंथॉन्स। सिंथॉन्स जो हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती हैं जो कि अनस्टेबल होती हैं। अब क्लियर हुआ? ये होते हैं सिंथॉन्स जो डिस्कनेक्शन के बाद बनेंगे। देन नेक्स्ट स्लाइड में अब एक टर्म हमने यूज़ की थी सिंथेटिक इक्विवेलेंट या सिंथॉन इक्विवेलेंट SE। तो यहाँ पे सपोज़ आपके सिंथॉन ये हैं R पॉजिटिव और R नेगेटिव। तो मैंने बता दिया इक्विवेलेंट जब इसके निकालेंगे हम तो इक्विवेलेंट के लिए ये साइन होता है, 3 लाइन लगी होती हैं इक्विवेलेंट। मतलब R पॉजिटिव जो है वो किस किस के साथ बॉन्ड बना सकता है? Br नेगेटिव, I नेगेटिव, जो नेगेटिवली चार्ज होंगे उनके साथ बना सकता है ना, ठीक है। तो ये स्टेबल होते हैं, फिर सिंथेटिक इक्विवेलेंट स्टेबल हुए। मतलब R पॉजिटिव सिंथॉन जो है वो R ब्रोमाइड, आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड और यहाँ पे मिथॉक्साइड कोई भी चीज़ बना सकता है, ठीक है। तो हम लोगों का स्टार्टिंग मटेरियल जैसे सिंथॉन आ गए ना, जब हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल था, टारगेट मॉलिक्यूल से क्या आए? सिंथॉन बने। सिंथॉन से अब हमें पता करना है कि कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा है। तो हम किसी को भी ले सकते हैं इनमें से, हम हर एक के साथ किसी के साथ भी रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। पर हमें फिर बाद में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हमारा टारगेट मॉलिक्यूल वापस सिंथेसाइज होगा तो साइड प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा सिंथेटिक इक्विवेलेंट लेंगे। थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि नई चीज़ है, लेकिन जब हम एंड तक पहुंचेंगे तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर सिंथॉन आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है तो नेगेटिवली चार्ज के साथ जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे वो कंबाइन करेंगे। जैसे मैग्नीशियम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये कंबाइन करेगा। तो RMgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आप ले सकते हैं। R लिथियम क्योंकि ये नेगेटिवली है, लिथियम पॉजिटिवली होगा
तो एल्काइल लिथियम ले सकते हैं, या डाई एल्काइल लिथियम कॉपर ये ले सकते हैं। ठीक है, मेटल यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, है ना। तो इस तरह से आप ये वाले सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स इनमें से कोई भी ले सकते हैं। देन अब ये देखिए, जो ये वाली स्लाइड आपको शो करेगी फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्शंस। मतलब फंक्शनल ग्रुप अगर आपने इंटर कन्वर्ट करने हैं कहीं पे भी, तो किस किस मेथड से आप कर सकते हो। जैसे ऑक्सीडेशन से कर सकते हो। यहाँ पे ये है CH3, NH2 और CH3। ठीक है, इसमें NH2 ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू NO2 ग्रुप। ठीक है, अमीन को नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट किया है बाय ऑक्सीडेशन। तो वो ये फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्शन का पार्ट है। यहाँ पे जो है फंक्शनल ग्रुप था आपका C+O, तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, कार्बोनिल ग्रुप जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्शन हुई है। इसको रिडक्शन मेथड से भी आप कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन से कर सकते हैं और हाइड्रेशन से कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन में रिमूवल ऑफ वाटर होगा, माइनस वाटर। तो देखिए, अब जब यहाँ से वाटर जाएगा इस वाले कार्बन के पास, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C है और यहाँ पे CH2 है। ठीक है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH3 है। ठीक है, तो जब वाटर रिमूव होगा तो H2 यहाँ से गया, 3 H थे ना इसके पास, तो एक ही H रह गया जब 2 H चले गए। H2O रिमूव हो गया और ट्रिपल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, और C के पास सिर्फ H ही रहा, तो क्या बन गया, एल्काइन। ठीक है, तो किससे बना, कार्बोनिल कंपाउंड से एल्काइन बन गया बाय डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्शन हुई है। फंक्शनल ग्रुप को आपने चेंज कर दिया एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में। और लास्ट में अगर हाइड्रेशन करें तब भी आप कर सकते हो। यहाँ पे डबल बॉन्ड पे वाटर का एडिशन है H2O, तो इस वाले कार्बन पे OH लग गया और यहाँ पे क्या लग गया, H लग गया, और ये सिंगल बॉन्ड हो गया, है ना। तो एल्कीन से क्या बन गया, अल्कोहल। ठीक है, एल्कीन इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। तो ये है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्शंस जो के एग्जाम्पल्स। देन जो रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच है वो क्या है, अब इट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम टारगेट मॉलिक्यूल टू स्टार्टिंग मटेरियल in order to devise suitable synthetic route। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे आप बैकवर्ड वर्किंग करते हैं। मतलब होता क्या है, जो ड्रग बनेगी, ड्रग बनाने के लिए कुछ ना कुछ स्टार्टिंग मटेरियल होना चाहिए ना। ठीक है, स्टार्टिंग केमिकल्स होने चाहिए जिससे आपकी ड्रग बने। ड्रग क्या है, टारगेट मॉलिक्यूल है जिसको बनाना है। लेकिन रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, पहले हमने उस ड्रग को जिसको बनाना है उसके स्टार्टिंग मटेरियल देखने हैं हमने कि कौन कौन से स्टार्टिंग मटेरियल इसमें यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम डिस्कनेक्शंस करते हैं, तो उससे हमें सिंथेटिक रूट का पता चलता है कि कौन सा सिंथेटिक रूट हमने फॉलो करना है टारगेट मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। और ये 2 मेथड से होती है। रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच में 2 मेथड यूज़ होते हैं, मैंने बता ही दिया, डिस्कनेक्शन होता है और फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्शन होता है। तो जैसे रेट्रोसिंथेटिक अप्रोच का ये देखिए डायग्राम कि टारगेट मॉलिक्यूल पहले लेंगे, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, फर्स्ट प्रिकर्सर बनेगा, ट्रांसफॉर्म इनटू सेकंड प्रिकर्सर, एंड इस तरह से ये चलती रहेगी प्रोसेस और स्टार्टिंग मटेरियल तक आप पहुंच जाएंगे। स्टार्टिंग मटेरियल आपका सिंपल होना चाहिए ना, जिससे आपने स्टार्ट करना है। जैसे बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनानी है सपोज, ठीक है, तो पहले आपको नाइट्रेशन करनी पड़ेगी उसमें। तो वो तो बहुत ही सिंपल है, ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है। इसमें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है ये। अभी हम और करेंगे, जैसे पैरासीटामोल बनानी है हमने, तो उसके लिए हम क्या
स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ करेंगे। तो पहले हम स्टार्टिंग मटेरियल तक पहुँचेंगे, तब आप इसमें फिर उन स्टार्टिंग मटेरियल से वापस ड्रग बनाओगे। ठीक है, मतलब ये बैकवर्ड वर्किंग है। देन सिंथेटिक अप्रोच क्या होती है? रेट्रो सिंथेटिक अप्रोच का उल्टा। सिंथेटिक अप्रोच में स्टार्टिंग मटेरियल से टारगेट मॉलिक्यूल बनता है। रेट्रो सिंथेटिक में क्या था? टारगेट मॉलिक्यूल से स्टार्टिंग मटेरियल तक पहुंचते थे। अब सिंथेटिक अप्रोच में स्टार्टिंग मटेरियल से टारगेट मॉलिक्यूल तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो सिंथेटिक अप्रोच में द प्रोसेस ऑफ वर्किंग फॉरवर्ड फ्रॉम स्टार्टिंग मटेरियल टू टारगेट मॉलिक्यूल। तो इट इज़ लाइक अ केमिकल रिएक्शन, सिंपल केमिकल रिएक्शन होता है इसमें सिंपल एरो यूज़ होता है। इसमें कोई डिस्कनेक्शंस नहीं होती हैं, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगी। डिस्कनेक्शन का मतलब ब्रेक होना, बॉन्ड का, कनेक्शन का टूटना। तो सिंथेटिक अप्रोच में तो सिंथेसिस होनी चाहिए, बॉन्ड बनने चाहिए, ना कि टूटने चाहिए। और रेट्रो सिंथेटिक में टूटते हैं, डिस्कनेक्शंस होती हैं। ठीक है, और सिंथेटिक में बॉन्ड मेकिंग होती है ना, बॉन्ड मेकिंग होगी इसमें। और सिंथेटिक अप्रोच में स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो कंबाइन करता है या कंडेंस करता है टुगेदर। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे स्टार्टिंग मटेरियल, और आपका टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो ये रेट्रो सिंथेटिक अप्रोच का उल्टा होता है सिंथेटिक अप्रोच। जब हम अभी मैं आगे एग्जाम्पल लूँगी, देखिए अब ये एग्जाम्पल लिया है मैंने पैरासीटामोल का। जब पैरासीटामोल ड्रग जो है वो बनी होगी, ठीक है, तो लैब में पैरासीटामोल जो है वो आपकी जो है वो एक बुखार को कम करने का, फीवर को कम करने का काम करती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो मेडिसिन है ये। तो पैरासीटामोल बनाने के लिए पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर जो होती है वो हमारी क्या होती है? ये है पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर। ये टारगेट मॉलिक्यूल है आपका जिसको आपने बनाना है। तो यहाँ पे रेट्रो सिंथेटिक अप्रोच के से हम स्टार्टिंग मटेरियल तक पहुँचेंगे। ठीक है, रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस से। पैरासीटामोल में जो बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वो आपकी डिस्कनेक्शन कहाँ पे हो रही है? ये डिस्कनेक्शन हो रही है सी और एन बॉन्ड की। ये देखिए यहाँ पे डिस्कनेक्शन है सी और एन बॉन्ड की। पैरा पे एसिड ग्रुप लगा हुआ है, एसिड अमीन ग्रुप। तो एसिड ग्रुप क्या होता है? CH3CONH, है ना। एसिड अमीन ओल मतलब OH, और पैरा पोजीशन पे हैं ये दोनों। तो ये पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर बनती है ना। तो अब आपको नेमिंग करने में भी देखिए, ये एसिड ग्रुप और ये ओल ग्रुप, तो पैरा पोजीशन पे हैं दोनों, तो पैरासीटामोल बन जाता है। अब यहाँ पे डिस्कनेक्शन यहाँ से हो रही है। डिस्कनेक्शन के लिए हम लोगों को ये भी देखना पड़ता है कि कहीं हम यहाँ से तो नहीं डिस्कनेक्शन कर देंगे। अगर यहाँ से कर देंगे तो फिर स्टार्टिंग मटेरियल में क्या बताओ, OH थोड़े स्टार्टिंग मटेरियल होता है, या OH के साथ अगर आप H भी लगा देंगे तो पानी के साथ थोड़े पैरासीटामोल बनाएंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स रह गया दूसरी चीज़। मतलब जो दोनों चीज़ें हैं, डिस्कनेक्शन आपने इस तरह से करनी है कि जो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल आपके पास आएँ, स्टार्टिंग मटेरियल वो आपके पास इजीली अवेलेबल हों। अब मान लो आप यहाँ से डिस्कनेक्शन करते हो तो एक मान लो फिनोल हो जाएगा और एक का आपको एसिटामीन लेना पड़ेगा। ऐसे भी डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। पर हो सकता है एसिटामीन जो है वो इजीली अवेलेबल ना हो, तो उसके लिए हम लोग इस बॉन्ड की डिस्कनेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे सी और एन बॉन्ड की, यहाँ पे डिस्कनेक्शन कर रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे जब हमारे पास ड्रग आती है ना या टारगेट मॉलिक्यूल आता है तो डिस्कनेक्शन तो हम सारी तरफ से करके देखेंगे। डिस्कनेक्शन हम, क्योंकि ये आपका मतलब ये कोई ऐसा नहीं होता है कि अभी आप डिस्कनेक्शन जो हैं वो लैब में कर रहे हैं, नहीं, ये आप थ्योरेटिकली डिस्कनेक्शंस कर रहे हैं पहले। तो आप यहाँ से भी करके देखेंगे, यहाँ से भी करके देखेंगे, यहाँ से भी करके देखेंगे,
ठीक है, यहाँ से भी करके देखेंगे। फिर देखेंगे आपके कौन से सिंथॉन्स बन रहे हैं और कौन से आपके सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन रहे हैं, उसके ऊपर फिर आपकी सिंथेटिक रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस या सिंथेटिक एनालिसिस काम करती है। ठीक है, बहुत सारे डिस्कनेक्शंस के ऊपर ये काम करेगा। लेकिन पैरासीटामोल के केस में जो डिस्कनेक्शन होगी जिससे कि आपके स्टार्टिंग मटेरियल सही आएंगे वो यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे डिस्कनेक्शन हो गई तो आपके पास क्या बन गया, अब यहाँ पे C है और यहाँ पे N है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा N के ऊपर, तो N के ऊपर नेगेटिव चार्ज, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गए सिंथॉन्स। अब इनके इक्विवेलेंट क्या आएंगे सिंथॉन के, यहाँ पे अगर H लग जाए, यहाँ पे NH2 हो जाए तो ये पैरा अमीनोफिनोल बन गया। और यहाँ पे CO के साथ क्या क्या लग सकता है, पॉजिटिव के पास क्या आ सकता है, या तो Cl नेगेटिव आएगा, तो अगर Cl आया तो एसिटाइल क्लोराइड बनेगा, या फिर आपका CH3CO नेगेटिव भी आ सकता है, CH3COO नेगेटिव। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, चाहे क्लोराइड आए चाहे आपका एसीटेट आयन आए। ठीक है, अगर क्लोराइड आएगा तो एसिटाइल क्लोराइड बनेगा, और अगर आपका एसीटेट आयन आए तो एसिटिक एनहाइड्राइड होगा इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो इस केस में पैरासीटामोल के केस में हम लोग को पता चल गया कि हम लोग क्या क्या स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं पैरासीटामोल बनाने में। एक पैरा अमीनोफिनोल लेंगे हम, और इन दोनों में से कोई एक लेंगे। ठीक है, तो हमारी सिंथेसिस पैरासीटामोल की हो जाएगी। तो सपोज आप यहाँ पे हमने क्या लिया, अब सिंथेटिक एनालिसिस है कि पैरा अमीनोफिनोल लिया और एसिटिक एनहाइड्राइड लिया। क्योंकि अगर आप एसिटाइल क्लोराइड लेते हैं ना बच्चे, यहाँ पे Cl ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो आपका साइड प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे तो साइड प्रोडक्ट क्या बना, एसिटिक एसिड बना। अगर CH3COCl लेते हैं तो आपका साइड प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, यहाँ पे HCl बनेगा। तो HCl को डील करना टफ होता है देन एसिटिक एसिड, है ना। HCl को डील करना टफ होता है, ये साइड प्रोडक्ट बन जाएगा ना पैरासीटामोल के साथ। तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पैरासीटामोल की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड, पैरामिनोफिनोल, और ये पैरासीटामोल बन गया, ये पैरासीटामोल बन गया, प्लस एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड को रिमूव कर दीजिए रिएक्शन मिक्सचर से और पैरासीटामोल आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो हमने सिंथेटिक अप्रोच को यूज़ करते हुए ये पता लगाया कि उसके स्टार्टिंग मटेरियल कौन से हो सकते हैं। अब उसी तरह से जैसे मान लो आपने बेंजोकेन बनाना है, ठीक है, तो उसको बनाने के लिए टारगेट मॉलिक्यूल अब आपका ये है। देखिए अब और कॉम्प्लेक्स आ गया टारगेट मॉलिक्यूल, जिसमें कि पैरा पोजीशन पे NH2 लगा हुआ है और यहाँ पे COOC2H5 लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे दो तरह से डिस्कनेक्शन हो सकता है, D1 एंड D2, है ना। बॉन्ड यहाँ से भी टूट सकता है, यहाँ से भी, और यहाँ से भी ब्रेक हो सकता है। तो जब D1 होगा तो बॉन्ड CC डिस्कनेक्शन होगा, ये वाला D1 में ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब CO है ना, और यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा है पैरा पोजीशन पे, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, और C के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये बन गए सिंथॉन्स। एक ये सिंथॉन बना नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज बना। और अगर डिस्कनेक्शन 2 होती है, अगर ये वाली डिस्कनेक्शन होती है तो क्या बनेगा, C2H5O बनेगा, O नेगेटिव, और साथ में NH2 यहाँ पे CO के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये सिंथॉन्स बन गए। अब इन सिंथॉन्स के सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, ये इक्विवेलेंट का साइन है। तो एक इसका क्या हुआ, C2H5O नेगेटिव का अल्कोहल हो गया, और इसका क्या हुआ, इसके साथ OH लग जाएगा, तो इसका आपका एसिड हो गया, है ना। पैरा पोजीशन पे अमीन और एसिड, ये हो गया। तो ये स्टार्टिंग मटेरियल हो सकते हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी और हम कन्वर्शन कर सकते हैं, क्या कि फंक्शनल ग्रुप को कन्वर्ट कर दीजिए। NH2 को आपने इंटर कन्वर्ट कर दिया फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्शन से, और NH2 से NO2 बना लिया,
है ना, ऑक्सीडेशन करके इसकी। फिर और फंक्शनल ग्रुप पर इंटरकन्वर्शंस की हमने, तो आपने जो एसिड का ग्रुप था उसको आपने क्या बना दिया, CH3, है ना, पैरानाइट्रोटोल्यूइन बना दिया। ठीक है, अब डिस्कनेक्शन जब यहाँ से करेंगे CN की डिस्कनेक्शन, तो आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल क्या आ जाएगा, बहुत ही सिंपलेस्ट टोल्यूइन आ जाएगा। तो देखिए आपने स्टार्ट किया था इतने कॉम्प्लेक्स से, और कॉम्प्लेक्स के बाद भी आपके पास यहाँ पे भी ये कॉम्प्लेक्स थी स्ट्रक्चर, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से भी आप कहाँ तक पहुँच गए, टोल्यूइन तक पहुँच गए बाय फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्शन एंड डिस्कनेक्शन से, है ना। तो आप टोल्यूइन से अब स्टार्ट करेंगे और क्या बना देंगे, टारगेट मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, तो सपोज आपने किससे स्टार्ट किया, अब सिंथेटिक एनालिसिस में टोल्यूइन से स्टार्ट किया। टोल्यूइन की आप नाइट्रेशन करेंगे तो पैरा पोजीशन पे नाइट्रेशन हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। फिर इसकी आप ऑक्सीडेशन जब करेंगे KMnO4 के साथ, तो CH3 ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू एसिडिक ग्रुप। फिर आप क्या करेंगे, रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन से नाइट्रो ग्रुप इज़ कन्वर्टेड इनटू NH2। ठीक है, पार्शियल रिडक्शन कर रहे हैं इसमें आप, ठीक है। रिडक्शन के बाद ये NH2 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा है कि ये इसकी रिडक्शन नहीं करता है, सिर्फ नाइट्रो ग्रुप की करता है। ठीक है, सिलेक्टिव रिडक्शन हो रही है यहाँ पे। फिर उसके बाद आप दूसरा क्या था, SE सिंथेटिक इक्विवेलेंट, दूसरा क्या था, अल्कोहल था। अब आपके पास जब ये पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड आ गया, तो उसमें आप अल्कोहल डालिए, ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में, और आपके पास टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो आपने बेंजीन से स्टार्ट किया और आपने यहाँ तक पहुँचे। तो रिट्रोसिंथेटिक अप्रोच में रिवर्स हो रहा है, मतलब आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं थ्रू डिस्कनेक्शंस एंड फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्शंस। ठीक है, और तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अब टॉपिक। तो दिस इज़ ऑल अबाउट retrosynthetic approach. That's it.